हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षांश एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 6 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में पाठ शब्द विचार आपके सामने प्रस्तुत है। शब्द विचार में पढ़ते हैं अभी अधिगम संप्राप्ति, इसमें क्या है, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या है, शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा पहले हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 4 प्रकार से बांटे गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे, और अंत में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे। शब्द के 4 प्रकार से भेद निर्धारित किए गए हैं हिंदी व्याकरण में। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। इन सभी के अलग अलग प्रकार हैं जिनको सिलसिलेवार ढंग से हम एक के बाद एक देखेंगे। आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, अर्थात क, ब, ये 2 अलग अलग वर्ण हैं। ये दोनों स्पर्श व्यंजन हैं। यह क वर्ग का सदस्य है, यह प वर्ग का है। लेकिन जब 2 वर्ण आपस में मिले, 2 या 2 से अधिक भी वर्ण मिलते हैं, 2 वर्ण जब आपस में मिले या फिर क, ब, त, क, इसमें 4 वर्ण है। कब तक, तो ये 4 वर्ण है, 2 से अधिक है। तो ये आपस में जब मिलते हैं तो मिलने के बाद जो समूह बनता है उसका एक निश्चित अर्थ हो, एक निश्चित अर्थ हो, तो इसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब अगर हम ब को पहले कर दें और क को बाद में कर दें तो बक एक निश्चित अर्थ है, तब का एक निश्चित अर्थ है, लेकिन वत का एक निश्चित अर्थ नहीं है। अतः नहीं होने के वजह से इस बत को हम शब्द नहीं कहते हैं। कब का निश्चित अर्थ है, बक का निश्चित अर्थ है, तब का निश्चित अर्थ है, लेकिन बत का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। अतः यह शब्द नहीं है। ये शब्द है, ये शब्द है और ये शब्द है। यह 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना है तो यह शब्द है। यानी ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण हो और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। दूसरा लाइन है, शब्द वर्णों का समूह है जिसका कोई उचित और निश्चित अर्थ निकलता है। शब्द क्या होता है, वर्णों का समूह होता है, समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। और छात्रों, प्रत्येक भाषा में, भाषाएं तो बहुत सारी हैं अपने ही देश में, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कर्नाटक, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, कई भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषाओं की अपनी वर्णमाला, अपना व्याकरण है। प्रत्येक भाषा का अपना शब्द भी होता है और प्रत्येक भाषा के शब्द बहुत बड़ा शब्दकोश में समाये हुए हैं। यूं कहें कि नित्य प्रतिदिन भी शब्दों का निर्माण हो रहा है, नए नए शब्दों का। अतः प्रत्येक भाषा में शब्दों की संख्या बहुत बड़ी है, 1-2 शब्द नहीं है, बहुत सारे। समय के साथ साथ नए शब्द बनते हैं और पुराने शब्द अपना रूप बदल देते हैं। समय के साथ साथ पुराने शब्द जो हैं
वो अपना रूप बदलते गए, अर्थात जो पुराने जमाने में जो शब्द प्रयोग किए जाते थे अब वह शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं, बहुत कम किए जाते हैं, नगण्य हो गया है ना। जैसे पहले लिखा जाता था किसी लड़के का नाम अमित है और उनके पिता का नाम सुमित है, तो अमित कुमार वल्द सुमित कुमार, वल्द शब्द का प्रयोग किया जाता था। वल्द का अर्थ हुआ कि यह किसके वंश हैं, जबकि अब लिखा जाता अमित कुमार सन ऑफ सुमित कुमार या अमित कुमार पुत्र सुमित कुमार या अमित कुमार के पिता समित कुमार, इस तरह से लिखा जा रहा है। यानी कि जो शब्द हैं पुराने वह अपना रूप बदल करके, रूप परिवर्तित करके अब सामने दर्शित हो रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे नए शब्द आए हैं अपने शब्दकोश में कि उनका पहले किसी साहित्य में, किसी रचना में या किसी दस्तावेजों में उनका प्रयोग नहीं दर्शित होता है। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि पुराने शब्द अपना रूप परिवर्तित करते हैं और नित्य प्रतिदिन नए शब्दों का निर्माण होते रहता है, अतः इनकी संख्या अगणित है, अगण्य है, अगणित है। जिस तरह से वर्णों की संख्या तो हम लोगों ने निर्धारित की है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, हर्ष स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, अल्प प्राण कितने हैं, महाप्राण कितने हैं, अघोष कितने हैं, सघोष कितने हैं, परंतु शब्दों का कोई संख्या निश्चित नहीं है। यह प्रत्येक वर्ग में बहुत व्यापक अर्थ को प्रदर्शित करते हुए अधिक संख्या में शब्द का निर्माण होता रहा है और होते ही रहेगा, नित्य प्रतिदिन होता है। शब्दों का अर्थ धीरे धीरे बदलता है, शब्दों का अर्थ एक बार एक ही साथ नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे युग बदलता है, जमाना बदलता है और लोगों की सोच, आदमी की सोच बदलती है तो शब्द अपना रूप बदलते रहता है। जिस तरह से पहले लोग बोलता था कि कृपया ध्यान दें, मुझे किसी भी तरह का कोई असुविधा प्रदान न करें, अब लोग सीधे कह देता है अटेंशन प्लीज, कृपया अटेंशन प्लीज, देखिए हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। और ये कहते ही नहीं है, अब लिख भी लोग देते हैं, हालांकि लिखा हुआ यह व्याकरण सम्मत नहीं माना जाता, परंतु हमारे बोलचाल की भाषा में रूप परिवर्तन होते रहा। अब तो हिंदी प्लस इंग्लिश इक्वल टू इंग्लिश शब्दों का प्रयोग ही हम लोग कर रहे हैं अधिकाधिक। आज पूर्णतया बहुत कम दर्शित होते हैं वैसे लोग जो पूर्णतया हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं या पूर्णतया अंग्रेजी बोलते हैं, और बहुत अधिक लोग ऐसे दिखते हैं जो इन दोनों शब्दों का मेल करा करके या यूं कहें कि अलग अलग प्रांतों में अपना क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा भी इंक्लूज करके उसमें जोड़ करके अपने भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं। आइए, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। सार्थक, सा, जिन शब्दों के पहले सा लगाया जाता है वह सकारात्मकता का बोध दर्शाता है, और जिन शब्दों के पहले न या नी लगाया जाता है वह नकारात्मकता का बोध प्रकट करता है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों से स्पष्ट और पूरे अर्थ पता चलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। पूरे अर्थ मतलब जिन शब्दों का अर्थ निश्चित हो वह सार्थक शब्द हैं, और जिन शब्दों का किसी स्पष्ट और पूरे अर्थ का पता नहीं चलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जिनका अर्थ पूर्ण रूपेण क्लियर नहीं हो पाए, समझ नहीं पाए हम कि वो कहना क्या चाह रहे हैं,
तो वह निरर्थक है, जबकि सार्थक शब्द का स्पष्ट होता है और पूर्ण होता है, उसका अपना मतलब होता है। जैसे पुस्तक, विद्यालय, भारत, सुंदर, मीठा आदि इन शब्दों के निश्चित अर्थ निकलते हैं, अतः ये सभी सार्थक शब्द हैं। जबकि पानी, वाणी, इसमें वाणी, किताब, विताब, विताब आदि इन शब्द युग्मों में, शब्द युग्म किसे कहेंगे? तो दो शब्द जब आपस में संयोजक चिन्ह के साथ मिलते हैं तो यह शब्द युग्म बनाते हैं। पानी, वाणी, किताब, विताब शब्द युग्मों में वाणी और विताब का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कोई अर्थ इनका, अतः इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे निरर्थक शब्द बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए, मगर लिखने के विधि के अंतर्गत इसे शब्द का रूप नहीं माना जाता, शब्द का दर्जा नहीं दिया जाता, अतः इन्हें ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। ये अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद थे। अब पढ़ते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन? विकारी और अविकारी। नाम के अनुरूप ही इनकी व्याख्या भी है। विकारी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक का प्रभाव होता है, उसमें उनके रूप को परिवर्तित करने में लिंग या वचन या कारक, जैसे लड़का, लड़की, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द होगा लड़की, पुरुष, महिला, पुरुष का स्त्रीलिंग शब्द होगा महिला। अब अगर लड़का, लड़के अर्थात इन दोनों के बीच में वचन का संबंध हो रहा है, लड़का मतलब एक लड़का, लड़के मतलब अनेक लड़के, गाय, गाय, गाय मतलब एक गाय, गायें चल रही हैं तो अनेक गाय का बोध हो रहा है, अतः वचन का प्रभाव है। और कारक, गाय ने लड़के को मारा, तो ने को, कर्ता ने कर्म को करण से, गाय ने लड़के को सींग से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये कारक का भी इस पर प्रभाव हो, अर्थात जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक चिन्हों का विशेष प्रभाव होता है, उनके अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोरा, घोरे, घोरी, अच्छा, अच्छे, अच्छी, मैं, मुझे, हमें, ये सभी शब्द अर्थात सीधे सीधे याद रखने वाले चीज है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आपने पढ़ा है। इसी तरह से व्याकरण में जो भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये सभी शब्द, इनमें से ये भी 8 होते हैं। इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी शब्द विकारी शब्द कहे जाते हैं। इनमें जो भी शब्द उदाहरणार्थ आते हैं, उदाहरण स्वरूप आते हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जबकि अविकारी के अंतर्गत जितना, किंतु, परंतु, यहाँ, वहां और नित्य। अब नित्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? नहीं होगा। नित्य का एक वचन है कि बहुवचन है? इसका अगर एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा? नहीं होगा। जितना का भी कोई जितने नहीं होगा।
तो जितना, किंतु, परंतु, यहां वहां और नित्य, धीरे धीरे, उफ, वह, अरे, यह सब जो शब्द हैं, ये सब, ये वह नहीं, आह, आह, अरे, ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द अविकारी हैं, अर्थात इनके ऊपर लिंग, वचन अथवा कारक चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके वजह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, यह शब्द अविकारी शब्द होते हैं। यानी 4-4 पार्ट बांट दीजिए, 8 भाग होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, यह सभी अविकारी शब्द होते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। आशा करते हैं छात्रों बेहतर ढंग से आप प्रयोग के आधार पर शब्द के जो प्रकार हैं उसे बेहतर समझ लिए होंगे। अब आते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट को ही रचना भी कहा जाता है। बनावट अथवा रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से परंपरागत विशेष अर्थ प्रकट होता है। परंपरागत अर्थात इसमें किसी शब्द को जोड़ करके नहीं, यह अपना ही एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, वैसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गुलाब, पुस्तक, कलम, पगड़ी, फूल, ये अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। किस आधार पर? तो बनावट या रचना के आधार पर। इनमें एक खास बात होती है, इन शब्दों को टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। छात्रों एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हमसे पूछा जाता है प्रश्न के अंतर्गत कि रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में क्या अंतर है, या रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द में क्या अंतर है, या यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में क्या अंतर है, तो यह अंतर आसानी से आप इस स्लाइड के माध्यम से जो लिखा हुआ है यह अंतर स्पष्ट हो रहा है। अगर हमसे पूछा जाता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो यह एक आंसर सही है। अगर हमसे पूछा जाए रूढ़ शब्द के बारे में आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक लिखें, तो यह पाठ पूरा सही है। इसी तरह से यौगिक और योग रूढ़ के बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें कई प्रश्नों के उत्तर आपके छुपे हुए हैं। जरूरत है ध्यानपूर्वक इसे देखने की और समझने की। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। ये जो शब्द हैं, गुलाब, पुस्तक, कलम, पगड़ी, फूल, ये इन शब्दों को अब हम तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ते भी हैं, अलग अलग करते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द, अर्थात रूढ़ शब्दों को तोड़ने पर कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। या यूं कह सकते हैं कि जिन शब्दों को अलग अलग करने पर उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से परंपरागत विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जबकि यौगिक किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से होता है, वैसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या, एक शब्द हुआ,
और जोर अर्थी, विद्यार्थी, अर्थात विद्या के अर्थ को समझने वाला। यह विद्या, विद्यार्थी, आर्थी, अर्थ को समझने वाला। पुस्तकालय, पुस्तक जोर आलय, पुस्तकालय। पाठशाला, पाठ जोर शाला। हिमालय, हिम जोर आलय। ये दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से भी इन शब्दों का निर्माण होता है, यौगिक शब्दों का। इन शब्दों के टुकड़े करने पर दोनों शब्द के पृथक अर्थ निकलते हैं। ये दोनों में अंतर होगा ना। रूढ़ शब्द के को अलग नहीं कर सकते या अलग करते भी हैं तो उसके कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, जबकि यौगिक शब्द का एक निश्चित अर्थ निकलता है। दो अलग अलग, क्योंकि यह दो या दो से अधिक शब्दों से मिल के बनते हैं ये नए शब्द। जबकि योग रूढ़ में देखिए इन दोनों से अलग इनका रूप है। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हो, परंतु ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द भी बनते हैं, और योग रूढ़ भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ही बनते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वह जब जो शब्द नया बनता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, उन शब्दों का एक विशेष अर्थ भी प्रकट होता है। इनका तो अपना निश्चित अर्थ है। विद्या का अर्थ ही समझने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। पुस्तक का आलय हो, माने पुस्तकों का घर हो, आलय का अर्थ घर होता है, तो पुस्तकों का घर पुस्तकालय होता है। हिम का आलय, हिम का घर, बर्फ का घर हिमालय होता है। यह अपने अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये अपने अर्थ को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ में एक विशेष अर्थ, एक दूसरा अर्थ भी प्रकट करते हैं जो विशेष है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। दशानन, 10 आनन वाला, आनन का अर्थ होता है सिर, अर्थात 10 आनन वाला। कौन 10 आनन? कौन? एक ही थे, रावण। दुरात्मा, दुरह, दुरह जोर आत्मा, दुह जोर आत्मा। यहाँ पर विसर्ग संधि हो रही है और विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग र के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि हम संधि में पढ़ेंगे। श्वेतांबर, श्वेत जोर अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। श्वेत हो कपड़ा जिसका, श्वेत कपड़ा, अर्थात श्वेतांबर कौन कही जाती है? श्वेतांबरी माँ सरस्वती, उनका साड़ी श्वेत रंग का होता है। सुलोचन, सुलोचना, अर्थात जिसका लोचन, लोचन मतलब आंख, सुंदर हो, सुंदर लोचन, सुलोचना कही जाती है। इन शब्दों के टुकड़े करने पर दोनों शब्दों के पृथक अर्थ के साथ साथ एक विशेष अर्थ भी निकलता है। जैसे सुलोचना कहा जाता है माता लक्ष्मी जी को, उनके आंखें सुंदर सुंदर होती हैं। तो इन शब्दों के टुकड़े करने पर दोनों शब्दों के पृथक अर्थ के साथ साथ एक विशेष अर्थ भी प्रकट होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर, अर्थात गणेश, है ना। नीलकंठ, नीलाकंठ, अर्थात शंकर भगवान शंभु। तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं जिनका, अर्थात रूढ़ शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द जिनको तोड़ने पर दोनों का एक अलग अर्थ निकलता है और मिल जाने पर एक दूसरा अर्थ निकलता है। जबकि योग रूढ़ शब्द जिसमें दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है, मिला देते हैं तो एक अर्थ निकलता है और साथ में एक विशेष अर्थ भी प्रकट होता है, जो इन शब्द को के अर्थ को छोड़ करके वह विशेष अर्थ होता है। अतः यह बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हुए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए हिंदी साहित्य में अनेक योग रूढ़ शब्द हैं। यहाँ कुछ योग रूढ़ शब्द हैं जिनका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, 10 आनन, 10 मुखों वाला रावण।
दुरात्मा, दुह जोर आत्मा, बुरी आत्मा को दुरात्मा कहा जाता है। दुष्टों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। श्वेतांबर, श्वेत अंबर, श्वेत हो वस्त्र अर्थात सरस्वती। सुलोचना, सुलोचन, लोचना अर्थात सुंदर आंखों वाली नारी को कहा जाता है। लक्ष्मी को भी सुलोचना कहा जाता है। नीलकंठ, नील हो कंठ, नीला हो कंठ अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा हो पेट, उदर का अर्थ होता है पेट। चक्रपाणी, चक्र जोर पाणी अर्थात चक्र हो हाथ में। चक्र किसके हाथ में? विष्णु। हिमालय, हिम जोर आलय, हिम का घर, सर्वश्रेष्ठ पर्वत, इनसे बड़ा पर्वत कोई है ही नहीं संसार में। पीतांबर, पित जोर अंबर, पित का अर्थ हुआ पीला, पीला हो वस्त्र, विष्णु या कृष्ण। चतुर्भुज, चतु जोर भुज, यह विसर्ग जब संधि करता है तो र का रूप ले लेता है, वो भी अर्ध र का। और वही हुआ है यहाँ पर भी। दुह जोर आत्मा, ये र और आ जुड़ गया है तो यह आधा र बन रहा है, लेकिन आ के युक्त हो जाने से एक स्वर वर्ण जब अर्ध व्यंजन में युक्त हो जाता है तो उसे पूर्ण व्यंजन का रूप दे देता है और बन जाता है दुरात्मा। तो ये संधि में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत। चार भुजाओं वाले विष्णु। उत्पत्ति के आधार पर, आइए छात्रों अब देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं या होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, साहित्य, सर्प, वायु, जल, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, पैर, माता, पिता, दूध, घी, चांद, सूरज, दिन, रात आदि। ये जो शब्द हैं यह तद्भव है, जो तत्सम के रूप परिवर्तित होने पर यह बनते हैं। अर्थात संस्कृत के जो वह मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह तत्सम कहे जाते हैं। जबकि तद्भव संस्कृत के बिगड़े हुए, संस्कृत के मूल शब्दों के बिगड़े हुए रूप को या यूं कहें कि परिवर्तित रूप को तद्भव कहा जाता है। तत्सम और तद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करने को आता है। यहाँ पे यह अंतर स्पष्ट हो रहा है। देशज और विदेशज में अंतर स्पष्ट करने को आता है। प्रश्न में जो शब्द प्रांतीय बोलियों से हिंदी में, जो शब्द प्रांतीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज कहा जाता है। प्रांतीय यानी प्रांत वाले, राज्यों से अलग अलग। जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, 22 राजभाषाएं हैं। कौन कौन से 22 राजभाषाएं हैं जो आप लोगों को पढ़े भी हैं? असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोडो, बंगाली, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी, संस्कृत, सिंधी, संथाली और हिंदी। ये 22 राजभाषाएं हैं। ये राजभाषाएं कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले और क्षेत्रीय भाषा भी अधिक हैं। प्रादेशिक भाषाएं हैं। उन प्रादेशिक भाषाओं में जो भी बोलने के क्रम में हम प्रयोग करते हैं शब्दों का, वह सभी शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पेट, लोटा, पगड़ी, गाड़ी, जूता, झोपड़ी आदि। ये शब्द जो अलग अलग प्रदेशों में बोले जाते हैं वह सभी
हमारे साहित्य रचना में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें शब्द कहेंगे, उनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, लेकिन न वह तत्सम है, न वह तद्भव है, न संस्कृत के मूल शब्द हैं, वह तो किसी क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा से आते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम, देश में बोले जाने वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, जो अपने ही देश में उत्पत्ति भी ली और बोली भी जाती है। जबकि विदेशज शब्द कहेंगे जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा में अपना स्थान बनाया हो, हिंदी भाषा शैली में प्रयुक्त हुए हैं अथवा होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे आदमी, औरत, बेगम, कूली, किला, आजाद आदि। ये जो शब्द हैं आदमी, औरत, बेगम, कूली, इसके अलावा भी डॉक्टर, ये अपने किताबों में साहित्य में आते हैं ऐसे नाम, इंजीनियर, इंजन, ये सभी विदेशी शब्द हैं, अतः इन्हें विदेशज कहेंगे, क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला के शब्द नहीं है। हिंदी वर्णमाला में इनके वर्ण भी बहुत कम होते हैं। अब ये वर्ण जो है ये हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है, तो इसे हम देशज कह नहीं सकते हैं, ना ही तद्भव, ना ही तत्सम। तो ये विदेशी भाषा से प्रयुक्त हुए जो हिंदी साहित्य में स्थान बना चुके हैं या उसका बोध होता है, समझते हैं लोग, तो ऐसे शब्दों को हम एक बारगी हम अपने साहित्य से निकाल नहीं सकते हैं, तो इन्हें अपनाए हैं और अपनाए हैं तो विदेशज शब्दों के रूप में अपनाते हैं। अर्थात विदेशों से या विदेशी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं छात्रों शब्द विचार और शब्द के ऊपर जो विचार हमने किया हम लोगों ने वो आप बेहतर समझे होंगे। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों को हमने देखा, समझा और आशा करते हैं कि आप बेहतर समझे होंगे। अगले पाठ में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।